दोस्तों नमस्कार। बिहार के चुनाव नतीजों ने एक बार फिर से नई कहानी कह दी है और कहते हैं कि हर निर्माण और विध्वंस में बिहार का जो नाम है वो अपने आप में सबसे आगे रहता है। यहाँ एक नया निर्माण है और विध्वंस कुछ उन मानदंडों का है जिसके आधार पर चुनाव नतीजों को तय किया जाता है। हमारे साथ आज इस विशेष चर्चा में मौजूद है जाने माने पत्रकार और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा। आपका स्वागत प्रभाकर। और सबसे खास बात जो हम प्रभाकर से जानना चाहेंगे कि इन चुनाव नतीजों को देखें तो कैसे, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये आंकड़े ऐसे आएंगे, ख़ास तौर पर इस दौर में जबकि जो चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल आते हैं वो सब के सब कह रहे थे कि टाइट फिनिश है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन इन सब के मन मिजाज को धता बताते हुए बिहार के वोटर्स ने तो कमाल ही कर दिया। जो आपने कहा ना कि निर्माण और विध्वंस और तमाम चीज़ें विध्वंस हुआ है बिहार को लेकर, जो एग्जिट पोल थे सजेस्ट तो कर रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन इस तरह बनेगी। और थोड़ी देर पहले हम जो चर्चा कर रहे थे कि ये लैंडस्लाइड नहीं है, ये पता नहीं क्या है, जैसे ग्रैंड स्लाइड टाइप का कुछ ऐसा हो गया है। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लोग कहेंगे जीविका दीदियों ने संभाल लिया, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। संजीव जी, एक जो बड़ी बात जो समझ में आ रही है, दो तीन चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जिससे चुका हुआ माना जा रहा था इस चुनाव में, जिसे लग रहा था कि ये पता नहीं बहुत बेहतर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मसलन हम चिराग पासवान की पार्टी को लेकर के लोग उनको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कितना बढ़िया कर रहे हैं वो, कितना बढ़िया उन्होंने किया है। दूसरी बात कि खुद नीतीश कुमार के सेहत को लेकर के और उनकी रणनीति को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। ये चीज़ें ये बता रही हैं, ये नतीजे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की रणनीति को और उनको समझने में लोगों से भूल हो रही थी। दूसरी बात, चिराग पासवान को लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और तीसरी बात, जो लोग छूट रहे हैं पीछे उनको लोग ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे थे। अब उसमें जो 0-0 वाले नंबर हैं, वीआईपी सहनी वाले, आपने देखा कि कितना वो हुआ, मैन्यूवरिंग हुई उनके लिए। लग रहा था कि बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन फुस हो गया। कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन ऐसा हुआ। प्रशांत किशोर के मामले में ऐसा एक वेव बना था शुरू में, बाद में भी लगा कि ये इतनी खराब हालत होगी, किसने नहीं देखा। तो जो चीज़ें खराब जो हुई हैं वो एक्युमुलेट हुई हैं, और वो अच्छी चीज़ें जो हो गई हैं वो बीजेपी के साथ हो गई हैं, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के साथ हुई हैं। अब एक और फिर कैलकुलेशन आप लोग करेंगे और सब लोग करेंगे, बीजेपी के सीट्स अधिक आ रही हैं, अधिक है, आंकड़े बता रहे हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जेडीयू, बीच में एक बात आ रही थी कि जेडीयू के मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, बीजेपी के मतदाता जेडीयू को वोट नहीं करेंगे। इसमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि कहीं कोई नहीं, दोनों पार्टियां एक पेज पर थी, दोनों पार्टियों के मतदाता एक पर थे। जेडीयू के मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी के मतदाताओं ने जेडीयू को वोट दिया। तो जितनी अच्छी चीज़ें हुई हैं वो एनडीए के पक्ष में गई हैं, जाती हुई दिख रही हैं। और जितनी बुरी चीजें दिख रही हैं, हारने पर हालांकि ऐसे ही होता है, जितनी, अब यही कैलकुलेशन होगा, ऐसा क्यों हुआ, बड़बोलापन में हुआ। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात जिस पर पहले भी चर्चा हुई अब भी, कि जो बम्पर वोटिंग हुई, इसी में इसका पूरा गणित है। वो बम्पर वोटिंग क्यों हुई? बम्पर वोटिंग के पहले जो एसआईआर को लेकर बिहार में दिल्ली से लेकर के और पटना तक सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाइयाँ हो रही थी, वहाँ सड़कों पर जो संग्राम मचा था, बिहार के मतदाताओं में एक अपने वोटर राइट को लेकर के एक जागरूकता अभियान टाइप का शुरू हो गया था। आरोप लगे वोट चोरी के, लेकिन मतदाताओं का मतदाता अधिकार को लेकर के जो उनके अंदर एक वो जागरूकता आई कि वो, छठ का मौका था, मतदाता घर गए, अप्रवासी मतदाता भी घर गए, और वो कि मेरे पास अगर इस बार मैंने वोटिंग नहीं दिया तो शायद मेरा वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग वोट देने गए। और वोट देने जो गए वो शायद वो मतदाता ज़्यादा थे, अब तो शायद हम कंफर्म कर सकते हैं कि वो मतदाता वो थे जिन्होंने नीतीश कुमार में भरोसा जताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यकीनन प्रभाकर, वैसे मतदाता हमेशा से बिहार के इलेक्शंस में, चाहे वो वोट करते हों या न करते हों, बाहर रह जाते हों, लेकिन वर्तमान थे जो वोट करते तो नहीं थे लेकिन एनडीए के प्रति अपनी आस्था रखते थे।
इस बार एसआईआर ने एक ऐसी उनके अंदर ज़रूरत जगाई, उन्हें यह लगा कि मतदान का अगर प्रयोग नहीं किया गया तो हो सकता है कि वोट का अधिकार कहीं खतरे में न पड़ जाए, और दूसरा कि कहीं मेरी नागरिकता ही इस पर आलंबित ना हो। मैं किशनगंज में था और वहाँ पर मैं प्रभाकर देख रहा था कि जो लोग वोटर हैं वो इसलिए वोट देने आ रहे थे ताकि ये साबित वो कर सकें कि साहब हम यहीं के हैं। कुछ लोगों से जब माइक हटा कर के बात किया तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें वोट तो करना ही था, इस बार किसी भी हालत में करना था, वरना पता नहीं कल को हमें कहने लगे कि आप यहाँ के हैं कि नहीं हैं, तो देखिए वोट तो प्रमाण हो गया, अब तो हम यहीं के हैं ना, अब तो आप लोग नहीं कह सकते हैं। कुछ इस तरह का एक मलाल और व्यंग दोनों मिला करके जो बातें कही जाती हैं। तो इस पूरे प्रकरण में हुआ यूं, जैसा कि मैं समझ पाया कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में वो एक योगदान देता चला गया। राहुल गांधी का योगदान है ये इसमें राहुल गांधी के योगदान, और दूसरा वो जो महिलाओं की कतार थी, वो तो अजीब स्थिति मैंने देखी कई जगहों पर। तो वैसी महिलाएं जो ये बता नहीं पा रही हैं कि वो वोट देने आई हैं तो उनके मन में क्या चल रहा था, कहते थे ना पहले कि क्या सोच करके आई हैं, तो वो बता नहीं रही थी, लेकिन वो वोट देने आई वो हैं। डिटरमाइंड थी, वो डिटरमाइंड थी कि हमें किसे देना है। उनको कोई कंफ्यूजन नहीं था। और संजीव जी, यहीं पर बात हम हंसी मजाक में कहते हैं कि गृहिणियां ही घर बनाती हैं, संभालती हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में, हालांकि प्रयोग और जगह पे भी हुए हैं, लेकिन ये जो जीविका है नीतीश कुमार के लिए जीवन दान देने वाला है, ये संजीवनी है। और ये महिलाओं का अपना एक अस्तित्व है, भले ही उपन्यास में, कहानी में, साहित्य में महिला तेरी यही कहानी, महिलाएं बहुत हमेशा से एक दबी कुचली रही हैं। ये जीविका ने महिलाओं को एक स्वावलंबन दिया है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि महिला का पति किस पार्टी के कैडर का है, किस जाति से है, किस धर्म से है, उसका पति कुछ भले ही सोचता हो। महिला ये सोच रही है कि जो हमें स्वावलंबन मिला है, हमें जो आज़ादी मिली है, आर्थिक आज़ादी, वो नीतीश कुमार ने दिया है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक बात और, कहीं मैंने सुना था, इस बार के तमाम वोटर्स जो महिला वोटर्स हैं, आपको मैं आज से 5-7 साल पहले की बात बताऊं कि हम जब गांव गए थे तो वो एक साइकिल मिली थी, नीतीश सरकार ने साइकिल दी थी। हाँ, 2006 वाली योजना। वो जो साइकिल वाली जो लड़कियां जो साइकिल से स्कूल और कॉलेज गई, वो जब वोट देने गई तो उनको बस्ता और साइकिल याद रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान कहता है। और वो अनुमान ये वोट परसेंटेज में तब्दील हुआ है। और जो ग्राउंड पे काम करने वाले, आप भी गए थे, आपको भी ये फीलिंग आई होगी, वाइब्रेशन आए होंगे, इस तरह से वाइब्स आई होंगी कि महिलाओं को इससे कोई मतलब नहीं रहा है। वो भले ही पुरुष ये दावा करते हो कि हमारे परिवार में 5 वोट हैं, हम 5 फला पार्टी को देंगे, महिलाओं ने उसे नहीं माना है। बिहार की महिलाएं अपने मतलब स्वविवेक से निर्णय लिए। तो यानी कि और एक चीज और जोड़ देता हूं, हाँ। हमारा बिहार ना गरीब राज्य है और गरीबों के लिए पैसे की बड़ी अहमियत होती है। आर्थिक स्वतंत्रता तो एक बहुत एडवांस चीज है। हम बहुत मतलब जहां भी हमें लगता है कि हमारी आर्थिक हित कहीं से बन रहा है तो हम उस फैक्टर को भी कंसीडर करते हैं। मुझे लगता है कि इस फैक्टर को भी हमारे मतदाताओं, बिहार के मतदाताओं ने कंसीडर किया है। तो तीन बड़ी बातें आपने कही। पहली तो ये है कि एक तो वो जो डर था एसआईआर वाला कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वोट कट जाए, तो एक तो वो फैक्टर हो गया। दूसरा जो एक लाभ देने की बात है, और तीसरी एक और बात जो है कि छठ के दौरान आना उन मतदाताओं का जो हमेशा से वोटर थे, शायद एनडीए के वोटर थे और आए इस बार ठहर करके वोट दे करके गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ से बेदखल हो जाए। पर देखिए एक बात तो है प्रभाकर कि इस तरह की जो विक्ट्री होती है, और हमेशा कहा जाता था बिहार में कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसका दायरा 75, मैक्सिमम 76, 78, 80 तो तोड़ करके बनाई गई थी। 80 तो किसी को नहीं आया था। आज जब 85, 86, 84 में दिखाई पड़ने लगता है तो एक बहुत सामान्य सा शक जो दिमाग में लोगों के आता है, और अखिलेश यादव ने तो ट्वीट करके उसको कहा है कि ये एसआईआर का खेला है। एसआईआर का खेला है, विपक्ष कहता है एसआईआर का खेला है। राहुल गांधी ने भी ये कहा था, और चुनाव नतीजों से एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इसी तरह की बातें कही थी। एसआईआर
और ये जो वोट चोरी का पूरा विवाद है, ये अदालतों में भी है, लोगों के दिलो दिमाग पर भी है। आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा वर्ग है जो ऐसे सोचेगा कि ये व्यवस्था फुल प्रूफ नहीं है, और इसे सोचने में क्या ऐसा नहीं होगा कि जो हारने वाले लोग हैं वो इस तरह की भावनाओं को और भड़काएंगे? क्योंकि जेनजी की बात और नेपाल की बात हुई है, तो ये जो वर्ग है ये गलत सोचेगा, सही सोचेगा, इससे अलहदा ये सोचेगा, ये तो है ना। देखिए, ये इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ख़त्म नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसलिए कि अदालती लड़ाई में भी जहाँ पर तथ्यों पर, जहाँ सबूतों पर, जहाँ दस्तावेजों के आधार पर फैसले आते हैं, वहाँ पर भी जो दूसरा पक्ष जो हार जाता है ना, वो आरोप लगाता है, वो कहता है कि न्याय नहीं हुआ। यहाँ पर तो ढेर सारे आरोप हैं, चुनाव आयोग पर ढेर सारे आरोप हैं, एसआईआर के प्रोसेस पर ढेर सारे तमाम बातें हैं। लेकिन द सेम टाइम आप एक चीज़ और देखेंगे कि अब 12 बजे तक के हम आंकड़े बता रहे थे, 12 बजे तक के हम आंकड़े हमने रखे हुए हैं। आरजेडी को सबसे अधिक वोट मिला है उस समय तक काउंटिंग में 22.93%। उसके बाद बीजेपी की बारी आती है 21.57, और उसके बाद जेडीयू की 18.79। वोट तो मिल रहा है ना, वोट मिल रहा है, सीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है या कम हुआ है। तो ये जो आरोप लगे हैं वो लगते रहेंगे, उसको देखना है, चुनाव आयोग को देखना है, अदालत इसमें इन्वॉल्व है, ये बातें। और आज तक क्या तब आरोप नहीं लगते थे जब बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी? आरोप तो तब भी लगते थे। लेकिन सवाल यह है कि आप जिस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप सही बिहार में, जैसे कांग्रेस के कैंपेन की बात कर लीजिए, कैंपेन जो हो रहा था केवल वोट चोरी पर अगर आप कैंपेन करेंगे तो लोगों को, जो मतदाता है, उसे लगता है कि मैं कहां हूं, मेरी बात कहां हो रही है, मेरे रोजगार की बात कौन कर रहा है, मेरे एजुकेशन की बात कौन कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कौन कर रहा है। तो ये जो केवल इस तरह के मुद्दे पर जब आप चुनाव प्रचार करेंगे तो मुझे लगता है कि मतदाता कन्विंस नहीं होगा। कन्विंस उसको ये भी होना, इसलिए कि मतदाता जब वोट देने जा रहा है, पहली बात, एक बात और समझिए, अगर आपने मुझे बताया कि तुम्हारा वोट चोरी हो गया, लेकिन मैं जा रहा हूं, एक तो वोटर लिस्ट में मेरा नाम मिल गया और वहां गया तो मैं अपना वोट दे करके आ गया। जब गया वहां वोट देने तो पहले ही आपके तमाम आर्गुमेंट ध्वस्त हो गए, जैसे ही मेरे पास हाथ में मेरी पर्ची आ गई कि इतना नंबर आपका वो है, इतने लिस्ट में आपके इतने नंबर पर आपका वोट है, जाकर वोट दीजिए। तो हमारे लिए तो खत्म हो गया ना पूरा वो एसआईआर और वोट चोरी और तमाम तरह की बात, इसलिए कि मैं जाकर अपना वोट दे के आ रहा हूं। तो वहां पर तुरंत ईवीएम दबाने के पहले मतदाता के मन में आएगा कि ये वाली बात तो खत्म हो गई, अब इसके बाद हमारे लिए कौन बात कर रहा है? तो बात कर रहा है, जो आरोप लगेंगे, जो बातें होंगी, वो तो चलती रहेंगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार से बेहतर बिहार की जनता ने, उन्हें लगा कि नीतीश कुमार खराब हो सकते हैं, लेकिन अभी मौजूदा विकल्पों में नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प बिहार की जनता को नहीं मिला है। और शायद इसीलिए लोगों ने दोबारा से नीतीश कुमार को चुना है। और वोटिंग सीट्स इतनी आई हैं, वोट इतना बड़ा है, उस पर तो छठ मैया की कृपा और एसआईआर की कृपा है। लेकिन एक वर्ग तो है जो इस बात को यकीन रखता है, इस बात में कि हमारे साथ धोखा हो गया। देखिए, एक दिन पहले मतदान के एक दिन पहले प्रथम चरण का मतदान, राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें राहुल गांधी के द्वारा वो ब्राज़ीलियन मॉडल का फ़ोटो लाना और कहना कि ये 22 जगहों पर एक ही चेहरे से पहचान पत्र बना करके वोटिंग हो रही है। इसको चुनाव आयोग ने तथ्यों के आधार पर खारिज नहीं किया, बयान भले आ गए, लेकिन और उसके पहले वो जो हाइड्रोजन बम और क्या क्या जो पहले एटम बम आए हैं, तो ये बातें जो हैं वो बार बार कही जा रही हैं और ऐसे नेतृत्व के द्वारा कही जा रही हैं जो देश में शीर्ष नेतृत्व की श्रेणी में आता है। वो अगर ये ऐसा कहता है और कहता है कि देखिए हम इसे साबित कर रहे हैं उस डेटा के आधार पर जो चुनाव आयोग का डेटा है, इलेक्शन कमीशन का मामला अदालत में भी अभी अनिर्णित स्थिति में है, उस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है, ऑब्जर्वेशंस ज़रूर आए हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ों को जोड़ना कुछ लोगों को सहूलियत नहीं देगा? नहीं, सहूलियत तो देगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये विवाद बना रहेगा
और ये देखना चुनाव आयोग का काम है कि अगर आप पर एलिगेशन लगा है तो आपको उससे पाक साफ दिखना होगा, आपको इस तरह की बात करनी होगी, इस तरह के सबूत के साथ आने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब आपने कहा कि ये केवल नेताओं के समझने से बात नहीं होगी, ये केवल पॉलिटिकल पार्टियों के कहने से बात नहीं होगी, ये मैसेज कन्वे करना होगा मतदाताओं के बीच में, आम जनता के बीच में। लेकिन आम जनता, जिस जेनजी की बात हो रही हो, युवाओं की बात हो रही है, अगर कोई युवा अपना वोट देने गया और वोट दे पाया और जिसको वोट देना चाहता था उसको दिया और आया तो उसी की सरकार बन गई, आप कुछ भी कहते रहेंगे, उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। यह तो तब होगा जो बड़े पैमाने पर आप मतदाता वोट किसी और को दिए और सरकार किसी और की बनेगी, तब तो आपकी बात से लोग सहमत होंगे और कहेंगे कि हां, और तब जेनजी और तमाम तरह के विरोध और विद्रोह की बात होगी। लेकिन क्या हम ये कहने की स्थिति में हैं? आज हम ये कहने की स्थिति में हैं, या क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहने की स्थिति में है कि हमारे इतने मतदाता गए, हमें वोट नहीं मिला? इसके लिए व्यवस्था भी है। क्या कभी इस तरह का अभी के समय में कहीं दोबारा पोलिंग की डिमांड की गई थी? नहीं की गई थी। तो उसके लिए भी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक ढांचे में इस तरह का सेटअप है, इस तरह अपना सेटअप है कि आप जाएंगे, आप शिकायत करेंगे, इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे, तमाम तरह की बातें करेंगे। लेकिन अभी जो बात यह है कि हमारे राजनेता जो ये बात कहते हैं, जो विरोध का स्वर उठाते हैं, जो सवाल खड़ा करते हैं, उनके कहे हुए उन सवालों से जनता कितना इत्तेफाक रखती है, कितना कन्विंस होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप आरोप लगाते रहेंगे और जनता कन्विंस नहीं होगी। तो ये एक ऐसी कड़ी है जिसे अपोजिशन के नेताओं को, अपोजिशन की पार्टियों को जनता के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये दो तथ्य हैं, दो टास्क हैं। एक टास्क हमारे संवैधानिक संस्था को, चुनाव आयोग पर का टास्क है कि उस पर हमारे विपक्ष के नेता का भी एक हैसियत होती है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो संवैधानिक ढांचे में उनका एक स्थान है। तो अगर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई आरोप लगाता है तो संवैधानिक, चूंकि वो भी संवैधानिक पद है, तो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाता है तो उस आरोप को यूं ही चलता नहीं करना चाहिए, यूं ही खारिज नहीं करना चाहिए, उसके सवालों का जवाब देना चाहिए, तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। और दूसरा ये कि जो लोग आरोप लगाने वाले हैं और वो अपने मतदाताओं, आवाम को संबोधित करके जो आरोप लगा रहे हैं, उनके बिहाफ पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो वही आरोप लगाएं जो जनता सोचती है, या वो जो आरोप लगाते हैं वो जनता को पहले कन्विंस करें कि जो हम आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई है। यानी कि आप देखिए, बहस मुहावजे होते रहेंगे राजनीतिक स्तर पर, अदालतों की जो भूमिका है उससे इतर ये बहस होते रहेंगे। इंतज़ार तो अदालतों का करना है कि आखिरकार उनके फाइनल फैसले में ये बातें किस तरह से आती हैं, आती भी हैं या नहीं आती हैं। लेकिन एक और विषय है जिस पर चर्चा किए बगैर हम लोग ये कार्यक्रम नहीं ख़त्म कर सकते हैं, और वो ये है, और ये मामले भी अदालतों में चल रहे हैं, रेवड़ियों का मामला। अब देखिए, जिसे आप रेवड़ियाँ कहते हैं उसे मदद इमदाद कहा जाता है, और कहा यह जाता है कि साहब, सरकार अगर कोई काम करती है तो वो सरकार कल्याणकारी दृष्टिकोण से करती है। लेकिन कई दफ़े सरकारें चुनाव के पहले वो काम करती हैं, और कहा यह जाता है कि आप वोट खरीदने का काम करते हैं, वो भी सरकारी पैसे से। और ये स्थिति आज की तारीख में और ज़्यादा अपना आकार बढ़ा चुकी है। अब प्रभाकर, उस तरफ ध्यान दीजिए जहाँ पर आप पाते हैं कि चुनाव के पहले 125 यूनिट बिजली फ्री हो जाती है। चलिए, वो माना कि एक डिसीजन है, वो सरकार ने लिया, लेकिन चुनाव के पहले 10,000 रुपये का अनुदान बिहार में मुख्यमंत्री योजना के तहत दी जाती है, और कहा जाता है कि आपको और पैसे दिए जाएंगे, और ये किस्त सभी जीविका दीदियों को दी जाएगी। अब सवाल ये है कि रेवड़ियों को लेकर के तो अदालती मामले भी चल रहे हैं, पर प्रश्न ये है कि नैतिकता के स्तर पर पैसे दे के वोट खरीदना तो बहुत ही गलत माना जाता था पहले, और कोई भी ऐसा करते हुए पकड़ में आता था तो चुनाव आयोग उसकी अच्छी लानत मलानत करती थी। लेकिन यहाँ पर तो ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड, प्रायोजित स्तर पर सरकार के द्वारा कहा जाता है कि भाई, हम तो कल्याणकारी कदम उठा रहे हैं, और हम और आप, कोई नहीं चाहेगा कि अगर किसी गरीब को 10,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो क्यों ना मिले,
बिल्कुल मिले और ज़रूर मिले, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके एवज में अगर उस गरीब को ये उसके सेंसेस को ये कन्वे किया जाता है कि साहब आपको पैसे इसीलिए मिले हैं ताकि पैसे मिलते रहे, हमें अगर वोट देंगे तभी तो ये जारी रहेगा, वरना 1,90,000 नहीं आएगा। तो अगर इस तरह का भाव है तो आपको लगता है कि ये चीज़ें चैलेंज होंगी या फिर, क्योंकि अभी किसी ने बताया कि चुनाव के दौरान भी किस्तें आई थी, तो जाहिर है कि इस चुनाव नतीजे के बाद चर्चा इस पर भी होगी। इसके दो पहलू हैं। पहला जो कानूनी पहलू, संवैधानिक पहलू कि ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मामला आया जब सुप्रीम कोर्ट में, अभी पेंडिंग है, तो ये फ्रीबीज की बात आई, तो उसमें ये जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि पहले तो क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि क्या फ्रीबीज है क्या फ्रीबीज नहीं है, और राजनीतिक पार्टियां इस मामले में, उनके वकील बड़े इस मामले में बड़े स्मार्ट होते हैं कि वो फ्रीबीज को भी लोक कल्याणकारी योजनाओं में वो कर देते हैं। तो वो एक कानूनी पहलू है। इसका नैतिक पहलू जो है उसे ऐसे देखिए कि एक पार्टी जो सरकार में है, जो देने की क्षमता रखती है या उसके पास एक नेटवर्क है, उसके पास एक संवैधानिक ढांचा है और उसके तहत उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो जीती, वो कुर्सी पर बैठी है और कुर्सी को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा काम कर रही है। जो कुर्सी पर नहीं है वो कहती है कि तुम्हें 10,000 दिया जा रहा है, मैं 15,000 दूंगा, मैं स्थायी नौकरी कर दूंगा। तो ये जो नैतिक सवाल है, इसका जो दूसरा नैतिक दोनों पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। तो जब आपने भी वही काम कह दिया, अभी आप कुछ हैं नहीं, अभी आप ऑपोजिशन में हैं, अभी आपके पास कुर्सी आई नहीं, और तो तब आप ये कहते हैं कि वो जो कर रहे हैं उनसे ज्यादा मैं करूंगा, तो क्या आपके पास नैतिक स्तर पर सवाल खड़ा करने का वो बनता है क्या, अधिकार बनता है क्या? नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि हमारा समाज, हमारी व्यवस्था, वो अदालतें भी, चुनाव आयोग भी कुछ मामलों में सहिष्णु हो गया है, जिससे पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें हमने कहा राजनीति का अपराधीकरण, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर वाले भी अपराधियों को टिकट देते हैं, उधर वाले भी देते हैं, सब वाले देते हैं। तो राजनीति का अपराधीकरण कोई फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचार कोई फर्क नहीं पड़ता, भ्रष्टाचार वाले भी चुनाव लड़ते हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के सर्वे सर्वा भी होते हैं। तो ये जैसे दो चीजें बहुत मायने नहीं रखती भारतीय लोकतंत्र में, चुनाव उसमें ढांचे में, उसी तरह से अब ये फ्रीबीज सर्वमान्य घटना हो चुकी है, एक तथ्य हो चुका है जिसको लेकर के अब कोई भी किसी पर सवाल करने की स्थिति में नहीं है। और अदालतें क्या है, अदालतों में बैठा हुआ जज किसी तीसरी दुनिया से नहीं आता है, उसे वो चीज बुरी लगती है जिससे पॉलिटिकल सिस्टम को जो चीज बुरी लगती है, जो आम आवाम को बुरी लगती है। फ्रीबीज आम आवाम को पसंद है, किसी तरह से मेरे पास पैसा आ रहा है, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में होड़ मची है फ्रीबीज बांटने की। तो जजेस को क्या प्रॉब्लम है उसमें, वो क्यों उसमें दखल देने जा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये बहस एकेडमिक बहस हो सकती है, ग्राउंड पर अब इस बहस का कोई बहुत मतलब मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह की बहस का असर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर जाहिर है कि ये परंपरा आगे बढ़ेगी और लोकतंत्र का ये रूप कम से कम संविधान निर्माताओं ने उस वक्त इसकी कल्पना नहीं की थी। आयाम जोड़े जा रहे हैं और जाहिर है कि हमारे संविधान में इस बात का काफ़ी स्कोप है कि नए नए लोकतंत्र में आयाम जोड़ते रहें। इसमें एक चीज़ मैंने जो पहले बिहार के संदर्भ में कहा कि बिहार गरीब राज्य है और वहाँ पर के लोगों के लिए थोड़ा भी धन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब इसको जब बड़े दायरे में करते हैं तो भारत भी गरीब है। वो स्थिति, उस स्थिति की परिकल्पना कीजिए जब हम आदर्श राज्य की परिकल्पना करते हैं, विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं, तो उस तरह हम उस स्थिति के बारे में सोचें जब भारत के लोगों के लिए ये 5 किलो अनाज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 10,000 रुपये का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फ्रीबीज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 100-150 यूनिट बिजली का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उससे उनके सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ेगा। उस समय का इंतजार कीजिए, उस समय का इंतजार कीजिए, किसी को किसी से मतलब नहीं रहेगा, और तब शायद हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे जो नेता हैं, वो इस फ्रीबीज से वोट खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे। वो जब समय आएगा, बड़ा खूबसूरत समय होगा, पता नहीं कब होगा, लेकिन तब तक तो मुझे लगता है कि ये 10,000 देंगे, वो 12,000 की घोषणा करेंगे, वो कहेंगे कि हम अस्थायी नौकरी दे रहे हैं, वो कहेंगे कि हम अस्थायी नौकरी देंगे, वो कहेंगे कि हम साल भर में 10,000 देंगे, 1 लाख देंगे, वो कहेंगे हम साल भर में आपको 1.5 लाख देंगे।
ये चलता रहेगा, इसमें कोई पीछे नहीं रहने वाला। और जिस आदर्श स्थिति की बात प्रभाकर कर रहे हैं वो शायद उस तरह से संभव भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका में भी जो कि कहा जाता है कि आर्थिक रूप से सबसे विकसित है, वहाँ भी ट्रंप अगर जीते तो बात यही कहेगी कि ट्रंप की वो घोषणा कि जिसमें टैक्सेस वो कम कर देंगे सबसे ज़्यादा प्रचलित थी और इस कारण से उनको वोट मिल गया। मतलब फ्रीबीज तो अब आपने उस बात को आगे बढ़ाया कि फ्रीबीज है, रहेगा, हम विकसित हों, विकासशील हों या विकसित हों। तो उसी तरह से हमारा डेमोक्रेसी कितना भी मैच्योर्ड हो जाए, कितना भी परिपक्व हो जाए, कितना भी एडवांस हो जाए, अब फ्रीबीज आ गया है तो रहेगा, तो रेवड़ियाँ रहेंगी। लेकिन ये बात सच है कि रेवड़ियाँ अगर रहेंगी तो फिर जाहिर है जो सत्ता में है उसे एक निश्चित एडवांटेज मिला करेगा, और जो सत्ता से बाहर है और लोकतंत्र की इस पूरी रणभूमि में अपने आप को योद्धा के तौर पर देखता है, वो हमेशा एक क्लियर कर्ण वाली डिसएडवांटेज के साथ शुरुआत करता नजर आएगा। लेकिन यही है कि जो जीता वही सिकंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार ने एक बार फिर से एक नया एग्जाम्पल दिया है और कई उदाहरण बिहार की तरफ से सेट किए गए हैं। बिहार ने ये उदाहरण दिया है कि हिंदी पट्टी में भी लगातार 25 वर्षों तक कोई एक व्यक्ति सत्ता में बना ही नहीं रह सकता है, लगातार मुख्यमंत्री बना ही नहीं रह सकता है, बल्कि एक नई परिपाटी की शुरुआत भी कर दे सकता है। इस बार के प्रयोग में लेकिन क्या क्या नई चीज़ें होती हैं आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और लिखिए ज़रूर कमेंट करके कि आपको इस प्रोग्राम में कही गई बातों के बारे में क्या कहना है, आपको गलत लगी, सही लगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।